हेलो एवरीवन, स्वागत आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी कि जेई मेंस और नीट आ रही है, तो उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स आप केमिस्ट्री के करवा दीजिए जिससे कि हमारे पास श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाए। तो जैसे कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो अभी तो हमने ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करा था। तो अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, जहां से मतलब मोस्ट इजिएस्ट वे में आप आंसर्स को कर सकते हैं और वो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होता है। तो मतलब वहां पे होता है कि आप कम एफर्ट में ही आप नंबर स्कोर अच्छे से कर पाते हैं, तो वो चीज ज्यादा जरूरी है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने सीरीज लाया है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग आज जैसे हमारा आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी स्कोरिंग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग है हमारे पास। तो आज हम जो केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करें, तो इसमें आपको पूरे केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगी इस चैप्टर का यूजेज। और खासकर इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं। अगर आप नीट की बात करें तो, और अगर जेई मेंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन तो आएगा ही, और इसके यूजेज आपको पूरे के पूरे केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम पहले स्टार्ट करने से पहले इसे कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे कि जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग को समझने में आसानी करेगा। तो ये जो हमारे पास जो पहला टर्म हमारे पास आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली होता क्या है? तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। सो आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये चीज जो होना चाहिए आइसोलेटेड गैसियस एटम में होना चाहिए। यानी कि आप किसी सॉलिड के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप आइसोलेटेड गैसियस एटम आपके पास होना ही चाहिए। यानी कि अगर आपने ए गैस लिया है, तो आप ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो। यहाँ पे सॉलिड की बात हम नहीं करेंगे इसके अंदर। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर द गैसियस एटम। और दूसरी बात, अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो जिसपे ये डिपेंड करता है, तो उसके अंदर अगर हम कुछ बातें देखें, तो उसके अंदर क्या आता है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज करता है। आप साथ में कॉपी लेके रहें, और जो मैं पॉइंट्स बोलता जाऊं उसे आप नोट कर जाइए। जब भी आपका एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम में साइज इंक्रीज कर रहा है, देन वो एटम जिसके ऊपर किसी दूसरे एटम का इन्फ्लुएंस ना हो, वो एटम जिसके ऊपर किसी दूसरे एटम का इन्फ्लुएंस ना हो, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या है? तो जिस एटम के ऊपर किसी दूसरे एटम का इन्फ्लुएंस ना हो, उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब जो कुछ फैक्टर्स हम देख रहे थे साइज के अकॉर्डिंग, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो इसमें है एक चीज और, आप ध्यान रखिए, कॉपी के अंदर सबसे टॉप द पेज पे आप लिख लीजिए कि जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड कराइएगा, तो उस केस में एनर्जी जो भी आप डिफाइन करोगे वो पॉजिटिव होगी, और जब भी आप एनर्जी रिलीज करते हैं, उस केस में आपके पास एनर्जी निगेटिव होती है। तो उस चीज को आप ध्यान में रखिए। अगर जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में आप आयनाइजेशन एनर्जी इनको प्रोवाइड करा रहे हो, आपने इनको हीट प्रोवाइड करा क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, दिस केस में आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के साथ आएगी। तो उस केस में अगर हम देखते हैं, तो जब साइज के साथ हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास छोटा साइज होगा, जैसे कि अगर हमने ये एग्जांपल देखा है और एक ये एग्जांपल है हमारे पास, तो जब भी हमारे पास साइज छोटा होगा यानी कि डिस्टेंस कम है इन दोनों के बीच में, तो जब भी डिस्टेंस कम होगा तो उस केस में हमारे पास साइज कम तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। क्योंकि छोटे एटम में तो आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे ही ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे उनके बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो तो हमारे पास ज्यादा ही होता है उस केस में। तो अगर उसी तरह से हम साइज को समझे, तो लेफ्ट टू राइट में हमारे पास क्या हो रहा था, ये साइज डिक्रीज कर रहा था, तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज करेगा। और जो कि टॉप से बॉटम की बात थी हमारे पास, तो टॉप से बॉटम में साइज इंक्रीज कर रहा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। सो जैसे जैसे अब जैसे कि अगर हमारे पास सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं कि कौन सा फैक्टर है, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आखिर इस पे कैसे डिपेंड करती है? तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे एटम के ऊपर चार्ज बढ़ते जाएगा, उस केस में बाहर निकालने के लिए हमें और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी।
यानी कि अगर आपने किसी एग्जांपल में देखा एक A+ है और एक आपके पास A+2 है, तो उस केस में आपके पास A+2 से निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप दो चीज ध्यान रखिए, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड आर एक्सेप्शनली स्टेबल एंड मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू देम। उनके लिए तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी ही है, तो उस केस में हम बात ही नहीं करेंगे। अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड है तो एक्सेप्शनली स्टेबल है, अगर उसको हम कंपेयर कराते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सो और दूसरी बात है, अगर एक ऑर्डर देख ले जनरली, तो फुल्ली के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी होगी आपको, हाफ के लिए उससे कम और पार्शियली के लिए सबसे कम। तो दैट्स वाई कि नोबल गैस के लिए यही एक रीजन होता है कि नोबल गैस की आयनस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो हमारे फुल्ली के कैटेगरी में आती है। सो यहाँ पे ये रीजन था हमारे पास। अब जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, साइज के अकॉर्डिंग में तो नाइट्रोजन बड़ा है ऑक्सीजन से, तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए अपने साइज के अकॉर्डिंग कि नाइट्रोजन की आयनस एनर्जी कम होनी चाहिए, जैसा कि हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू साइज वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तरह से समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो N की होती है 2s2 2p3 और ऑक्सीजन की होती है 2s2 2p4। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन हाफ फील्ड है और ऑक्सीजन हाफ फील्ड नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं कि आयनाइजर एनर्जी O की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट वो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास हाफ फील्ड है। क्योंकि जब भी थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा है कि हाफ फील्ड अगर होता है तो वो पार्शियली फील्ड वाले से ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है, सो उसकी आयनस एनर्जी ज्यादा। सो हमारे पास ये एक इसका एग्जांपल भी आपके पास हो गया कि किस तरह से हम आयनस एनर्जी इसके लिए डिफाइन करेंगे। अब जो हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, तो शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका आयनस एनर्जी। तो अब आखिर शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? तो शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली अगर आप देख ले तो नॉर्मल ट्रेन में शील्डिंग इफेक्ट के केस में आप कि आप कितना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करते हो, कितना ज्यादा आप उसको एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को सील्ड कर रहे हो। तो इस केस में जितनी ज्यादा सील्डिंग अच्छी होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा। इसकी ऑर्डर को होती है, जैसे कि अगर आप sp-df ऑर्बिटल के अंदर समझे तो s की सील्डिंग सबसे अच्छी, p की सील्डिंग उससे कम, d की सील्डिंग उससे कम और f की सील्डिंग उतने कम। इसको एक बेसिकली ऐसे समझते हैं कि मतलब अगर आप इसे करते हैं तो फिर शील्डिंग इफेक्ट में ये हमारे पास इसका ऑर्डर होता है। अगर आप किसी एटम को अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उसको अच्छे से अट्रैक्ट कब कर पाओगे? आप उसको अच्छे से अट्रैक्ट कब कर पाओगे? जब आप उसको थोड़ा देख पा रहे हो। तो मतलब जितनी ज्यादा अच्छी शील्डिंग होगी उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यानी कि अगर आप एटम के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, बेसिकली अगर आपके और एटम के बीच में कोई एक बहुत मजबूत दीवार है, तो उस केस में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ले जाओगे तो उस पर आपको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर वो दीवार टूटी हुई है, उस दीवार में छेद है, तो आप उसके साथ अट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसको निकालना उतना मुश्किल है, लेकिन इसको निकालना हम जल्दी से फटाक से जैसे निकाल सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास शील्डिंग को ऐसे हम डिफाइन कर पाते हैं। सो अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। पेनिट्रेशन पावर, आप कितना ज्यादा पेनिट्रेट कर पाते हो उस चीज को, उस पॉइंट को आप कितना ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे हो। तो इस केस में भी एस की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, पी की उससे कम, डी की उससे कम और देन एफ की सबसे कम होती है पेनिट्रेशन पावर। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल। हम भी जानते हैं कि एस ऑर्बिटल से पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, वो काफी हद तक अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, वो बहुत नजदीक होती है उस केस में, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब एक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का टर्म आपने सुना होगा और इस पे बहुत बार जेई और नीट में क्वेश्चंस आ चुका है। तो इस पॉइंट को समझते हैं कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलना क्या चाहता है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली जैसे हम कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, एक गैसियस एटम से आपने ए प्लस गैसियस एटम बनाया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर आपने ए प्लस से ए प्लस टू बनाया, फिर आपने ए प्लस टू से आपने ए प्लस थ्री एटम बनाया। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास पहले में लगा आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरे में आयनाइजेशन एनर्जी 2, तीसरे में हमारे पास लगा आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो अब इस केस में ये जो एक ही एटम के हमने 3 रिएक्शंस लिखी और 3 बार इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, तो इनको बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब इनकी ऑर्डर्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर उसके चलते देखते हैं तो जो हमने अभी पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज अगर जितना ज्यादा होगा, जो कि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव वाले के केस से, तो जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 3।
सो मान लीजिए अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप 5 को अट्रैक्ट कर रहे हो, इसको हम बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि आप 5 को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें से एक को निकाल दिए तो आपके पास तो बचा 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब उस 4 इलेक्ट्रॉन को आप उससे बेटर तरीके से अट्रैक्ट कर पा रहे हो। पहले आपकी जो भी पावर थी वो 5 के ऊपर डिपेंड थी, अब तो वो सिर्फ 4 के ऊपर डिपेंड है। तो उस 4 को आप बेहतरीन तरीके से पकड़ के रख पाते हो, तो उस केस में आपको एनर्जी और ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। अगर आपने एक और निकाल लिया तो अब तो आपके पास 3 बचे हैं, तो उस 3 को तो आप और भी बेहतरीन तरीके से उस पर ध्यान रख सकते हो, और भी बेहतरीन तरीके से उसको अट्रैक्ट करके रख सकते हो। तो उस केस में हमारे पास और भी ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। बस वही सेम कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे आयनेशन एनर्जी के केस में। सो अब फिर से हमारे पास एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, अगर आपने नाइट्रोजन से एक निकाला तो वहां पे आयनेशन एनर्जी 1, और फिर अगर N प्लस से फिर आपने एक निकाला तो आयनेशन एनर्जी 2। तो बेसिकली चार्ज वाले फैक्टर से हम बात करें तो I2 ग्रेटर देन I1 होना चाहिए, बट इस केस में I1 ग्रेटर देन I2 होता है। यहाँ पे रीजन आता है हाफ फील्ड वाला, क्योंकि पहले हमारे पास हमको निकालना है हाफ फील्ड के अंदर से जाना है पार्शियली की तरफ, तो इस केस में हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन सेकंड वाले केस में तो ना ये हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है, ये तो पार्शियली फील्ड है, तो ये तो आराम से एक नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा, जिसके कारण I1 यहाँ पे ग्रेटर होता है I2 से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा सेकंड टॉपिक है, इसका जो टर्म्स हम समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या कहता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होता है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब भी हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, आयनेशन एनर्जी के केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के रख रहे थे, और इस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का काम करेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो भी एनर्जी रिलीज होगी, तो हम याद कीजिए हमने जो फर्स्ट पॉइंट बोला था कि जब भी आप एनर्जी प्रोवाइड करा रहे होंगे तो उस केस में आपको एनर्जी पॉजिटिव होगी, और जब एनर्जी रिलीज कर रही होगी तो वहां पे हमारे पास निगेटिव वैल्यूज आएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज निगेटिव, ये बात हमें ध्यान रखनी है। उस केस में अब ऐसा होता क्यों है कि वो निगेटिव होता है, तो जो रिपल्सन होगा, जैसे कि आपके पास पहले कुछ है, अब उसमें जब आपने कुछ ऐड करा तो उस केस में जो उस इलेक्ट्रॉन के आने से जो रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन की वजह से उसको काउंटर करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी, तो उसकी तो आखिर उसको काउंटर तो करना ही है क्योंकि वो अनस्टेबल हो गया, तो उस एनर्जी में जो कमी आएगी वो जो रिलीज करता है उसके कारण हमारे पास यहाँ पे निगेटिव चार्ज आती है। सो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव क्यों होती है। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो उस केस में हमारे पास फिर से सबसे पहले हम साइज वाले फैक्टर को कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, क्योंकि एक चीज और समझ लीजिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है मोर नेगेटिव वैल्यू। सो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू। अब बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक एटम जितना छोटा होगा उसके और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना और मुश्किल होगा कि नहीं। मतलब अगर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस जो हमारे पास कम है तो ऐड करना आसान हो गया उस केस में। अगर आपके पास बड़ा है तो वहां पे जैसे कि अगर ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 300 है, -300 है, और बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -400 है, तो उस केस में बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास ज्यादा कंसिडर करेंगे मोर नेगेटिव वैल्यू के केस में। सो अब यहाँ पे हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। सो पहला केस हम लेते हैं हैलोजेंस के केस को। तो हैलोजेंस के केस में क्या होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज इंक्रीज कर रहा है। इस केस में हमारे पास सबसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली हमारे पास इन नॉर्मल ट्रेंड से फ्लोरीन को होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारे पास ये था, लेकिन ये गलत होता है। हमारे पास ये ऑर्डर हम फॉलो नहीं करते हैं। हम फॉलो हमारा होता है ऑर्डर, क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसा आखिर क्यों होता है, तो फ्लोरीन का साइज जो हमारे पास होता है, सो फ्लोरीन का जो साइज हमारे पास होता है उस केस में फ्लोरीन का साइज पहले से छोटा है और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर रिपल्सन बहुत ही ज्यादा होगा। अब जब आप उसको एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कराने की कोशिश करेंगे तो उस केस में वो उसे एकोमोडेट नहीं कर सकता है, बिकॉज उसके पास बहुत से रीजन्स है, मतलब उसके पास तो जगह ही नहीं है। आप एक तो उसकी साइज छोटी है, उसके ऊपर से उसने 7 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा है, और आप अब भी चाह रहे हो कि उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन वो लेना तो चाहता है, बट वो
उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएगा अपने सेल के अंदर। सो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर इज मोर रिपल्सन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, सो एज कंपेयर टू क्लोरीन, सो क्लोरीन के अंदर वो केस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन को यहाँ पे एक एज मिल जाता है उससे अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बड़ा है तो वो अट्रैक्ट आसानी से कर सकता है। सो इस केस में ये होता है हमारे पास। सो उसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाती है और फ्लोरीन की नहीं होती। वो तो एकोमोडेट ही नहीं कर सकता, तो वो टेंडेंसी की बात ही नहीं है, वो एकोमोडेट ही नहीं कर सकता। सो उस केस के अंदर हम जैसे देखते हैं तो हमारे पास ये ऑर्डर हम रियल में फॉलो करते हैं। सो बेसिकली फ्लोरीन का साइज छोटा था, हम वो नहीं कर पा रहे थे, वो एकोमोडेट ही नहीं कर पा रहा था, तो क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होगी और उसने कर लिया। अब जो हमारे पास केस 2 आता है, इस केस में तो ऑक्सीजन ग्रुप का केस आता है, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो यहाँ पे साइज डाउन द ग्रुप जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे साथ होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे की तरफ घटते हुए जाए, बट यहाँ पे भी हम जनरल ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे भी रीजन सेम रीजन होता है जो कि हमारे हैलोजेंस वाले केस में होता है। यहाँ पे ट्रेंड तो सल्फर से लेके पोलोनियम तक सेम फॉलो करता है, बट ऑक्सीजन आपका उठ के यहाँ से सबसे लास्ट में आ जाता है। तो इस केस में ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन देयर विल बी मोर रिपल्सन, दैट इज ओनली रीजन। एंड सो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे लो होती है, एक्सेप्शनली लो होती है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द स्मॉलर साइज ऑफ द एटम। ये हमारे लिए परफेक्ट रीजन होता है उस केस के लिए। सो हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर्स आते हैं, जो जेड इफेक्टिव का फैक्टर्स है, इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जेड जैसे जैसे आपके अगर साइज पे एटम के ऊपर चार्जेस आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है। दूसरी बात अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन में भी यहाँ पे भी सेम बात आती है कि अगर आपके पास नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कराने के लिए उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास पहले से NP5 है, अगर आपने एग्जांपल लिया, आप उसको एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो वो जल्दी से लेके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहेगा। और अगर आप NH2 है तो उसको भी अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो भी NH2 की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहेगा। तो इस केस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट पे इंपॉर्टेंट रखता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में, वो काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इन सब चीजों के कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे प्रैक्टिस कीजिए, काफी वहां पे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रखे हैं, आपको डेली के डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके लिए आपको डेली 20 क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, उससे आपके एग्जाम्स में बेटर परफॉर्मेंस होगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही डिमांडिंग, मतलब कि लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को लेके, तो उस टॉपिक को हम वहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए बस हमारा इतना ही, और हम मिलते हैं अगले अपने वीडियो में। सो जय